यह वीडियो उन सभी नए अधिवक्ताओं को समर्पित है जिन्होंने अदालत की चौखट पर वकील बनने के लिए कदम रखा है। हर सुबह नए सपनों के साथ ये कोर्ट में वकालत करने आते हैं और हर शाम थकान के बावजूद पूरे हौसलों के साथ अपने घर वापस लौटते हैं। आपके संघर्ष में ही आपकी पहचान है और आपकी यही मेहनत एक दिन आपको बड़ा वकील बनाएगी। याद रखिए, हर सीनियर ने कभी आपकी तरह ही संसाधनों के अभाव के साथ एक नए वकील के रूप में वकालत की शुरुआत की थी और अब आपकी बारी है। आज हम बात करेंगे एलएलबी के बाद नए अधिवक्ता वकालत की शुरुआत कैसे करें। जूनियर नए एडवोकेट के लिए पूरी रणनीति जो आपको वकालत में स्थापित करने में मदद करेगी। मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट में अपना ऑफिस कैसे बनाएं, विजिटिंग कार्ड और केस फाइल कैसे प्रिंट करवाएं और डिजिटल प्रेजेंस अपनाकर कैसे प्रोफेशनल बने और सबसे महत्वपूर्ण कि कैसे अपने पहले क्लाइंट तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे एलएलबी के बाद नए अधिवक्ता वकालत की शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेशनल सेटअप के बारे में। आपके मन में यह प्रश्न आना बहुत स्वाभाविक है कि आखिर प्रोफेशनल सेटअप होता क्या है। जब आप किसी न्यायालय में वकालत प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले आपको उस न्यायालय के अधिवक्ता संघ में आवेदन देकर न्यायालय परिसर में अपना ऑफिस या बैठक व्यवस्था स्थापित करने हेतु निवेदन करना चाहिए। इसके बाद जब अधिवक्ता संघ आपको अनुमति दे तब आप अधिवक्ता संघ द्वारा निर्धारित स्थान पर अपना फर्नीचर जैसे टेबल, कुर्सी, बेंच आदि की व्यवस्था करें। निर्धारित स्थान पर आप अपने नेम की नेम प्लेट भी ज़रूर लगाएं, जिसमें आपका मोबाइल नंबर अंकित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब आप अपनी सीट पर उपलब्ध नहीं होते, ऐसे नए क्लाइंट भी आपसे मिलने आ जाते हैं जिनके पास आपका मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं होता। तब वे नेम प्लेट से नंबर लेकर आपसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसलिए मोबाइल नंबर बहुत आवश्यक है, ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि आज संपर्क का एकमात्र मुख्य साधन मोबाइल नंबर ही है। जब आप वकालत प्रारंभ करते हैं तब आपके पास आय के अधिक साधन नहीं होते। जो भी खर्च करना होता है वह आपको अपनी पॉकेट से ही खर्च करना होता है। तब ऐसी स्थिति में आप अपनी स्थिति देखकर ही अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप ही अपना प्रोफेशनल सेटअप स्थापित करें। मेरा यह सुझाव है कि आप ज़्यादा दिखावे के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि छोटे ऑफिस से भी आप अपने काम की एक अच्छी और बेहतर शुरुआत कर सकते हैं। अपने ऑफिस में आप क्लाइंट और अपनी सुविधा को देखते हुए हवा के लिए पंखे और पेयजल की व्यवस्था भी करें तो बहुत बेहतर होगा। ऑफिस बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि जो भी क्लाइंट आपके पास अपने केस के संबंध में आते हैं वो उनके केस के बारे में आप बातचीत करने के लिए या फिर अपने केस की तैयारी के लिए आपके पास अपना खुद का एक स्पेस होता है, जिसमें आप स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सकते हैं। साथ ही क्लाइंट को भी आप पर भरोसा हो जाता है कि आप एक प्रतिष्ठित और भरोसेमंद वकील हो, इसलिए कोर्ट में आपका अपना ऑफिस भी स्थापित है। अब हम बात करेंगे विजिटिंग कार्ड के बारे में। विजिटिंग कार्ड का साइज़ तो बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा होता है। कभी कभी क्लाइंट के पास से उसके मोबाइल नंबर में आपके नंबर डिलीट हो सकते हैं या फिर मोबाइल गुम होने की स्थिति में आपका नंबर भी उससे मिस हो सकता है। ऐसी स्थिति में यह विजिटिंग कार्ड ही बहुत काम आता है। आजकल सभी के पास विजिटिंग कार्ड होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विजिटिंग कार्ड में क्या क्या प्रिंट होना आवश्यक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और पते की बात है। विजिटिंग कार्ड में आपके नाम के साथ आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपके निवास और ऑफिस का एड्रेस के साथ साथ आपका एक फ़ोटो भी प्रिंट हो तो यह मैं बहुत बेहतर समझता हूँ, क्योंकि एक ही बार में एक ही अधिवक्ता संघ में एक नाम और सरनेम के अनेक अधिवक्ता हो सकते हैं। ऐसे में जब क्लाइंट आपसे मिलने आता है तो क्लाइंट बड़ी दुविधा में पड़ जाता है कि मुझे किस अधिवक्ता से मिलना है। तो
विजिटिंग कार्ड में फ़ोटो देखकर वह आपको पहचान लेता है। विजिटिंग कार्ड साफ सुथरा और डिज़ाइन वाला होना चाहिए ताकि उसको याद रखना बहुत आसान हो। यदि आप अपने विजिटिंग कार्ड में अपनी विशेषज्ञता के बारे में उल्लेख करें तो बेहतर होगा कि आप कौन से केस में, कौन से क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता या इंटरेस्ट रखते हैं। इससे क्लाइंट को आपसे केस में पैरवी करने में आसानी होती है और आपकी भी एक गहरी संबंधित विषय या क्षेत्र के प्रति रहती है, जिससे केस जीतने में आपको बहुत सरलता और आसानी होती है। हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल सेटअप के बारे में। अभी तक हमने देखा कोर्ट में ऑफिस सेटअप और विजिटिंग कार्ड के बारे में। अब हम बात करेंगे फाइल और डॉक्यूमेंट और डिजिटल प्रेजेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं फाइल डॉक्यूमेंट के बारे में। हर एक केस के लिए आप अलग फाइल बनाएं और फाइल के साथ फाइल कवर भी बनाएं। महत्वपूर्ण बात यह है कि फाइल तो सभी अधिवक्ता के पास होती है और फाइल कवर भी लगभग सभी के पास होते हैं, लेकिन आपका यह प्रयास होना चाहिए कि आपके पास आपके नाम की फाइल और कवर होना चाहिए। आजकल ब्रांडिंग का ज़माना है, हर कोई दूसरे से विशिष्ट और अलग दिखना चाहता है। ऐसे में आप अपने नाम की फाइल और कवर प्रिंट करवाएं जिस पर आपका नाम, मोबाइल नंबर, चेंबर का नाम, ऑफिस और निवास का एड्रेस ज़रूर लिखा होना चाहिए। क्लाइंट इन सब से भी बहुत प्रभावित होता है और उसे यह विश्वास होता है कि आपके पास उसने जो दस्तावेज़ दिए हैं वह, जैसे केस स्टडी, हलफनामे, नोटिस, वह आपने बहुत अच्छे से, बहुत सुरक्षित तरीके से फाइल में रखे हैं। जब कभी आपकी फाइल आप न्यायालय में कहीं भूल जाते हैं या कहीं मिस हो जाती है, तब आपके नाम और मोबाइल नंबर के प्रिंट वाली फाइल मिलने की संभावना अधिक होती है। ऐसी स्थिति में आप अपने नाम की फाइल और फाइल कवर को प्रिंट जरूर कराएं। अब हम बात करेंगे डिजिटल प्रेजेंस के बारे में। आपके मन में यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि डिजिटल प्रेजेंस क्या है। मैं आपको बता दूं, आजकल सोशल मीडिया का समय है, सोशल मीडिया का युग है और आपके शहर, राज्य के बाहर का व्यक्ति भी आपके संपर्क कर सकता है, बशर्ते कि आप डिजिटल युग के अनुसार अपने आप को ढाल लो। इससे आपकी वकालत में वृद्धि होगी और आपके नाम का प्रचार प्रसार दूर दूर तक होगा, जिससे आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अब हम बात करते हैं सबसे मुश्किल चीज़ यानी क्लाइंट के बारे में। जब आप वकालत की शुरुआत करते हैं तो आपके मन में यह प्रश्न ज़रूर उत्पन्न होता है कि वकील तो अब आप बन गए, लेकिन क्लाइंट कहाँ से हमारे पास आएंगे। यह प्रश्न आपके मन में आना बहुत ही स्वाभाविक है। पहला क्लाइंट कहाँ मिलेगा, और इस प्रश्न का बहुत सरल और सटीक जवाब यह है कि आपके फैमिली के करीब लोग, आपके रिश्तेदार और पुराने जाने पहचाने लोग ही आपके क्लाइंट हो सकते हैं, क्योंकि आपसे इनका रिश्ता बहुत पुराना होता है और इनका भरोसा भी आप पर होता है। वकील बनने के बाद सबसे पहले आप अपने बारे में इन्हीं लोगों को जानकारी दें। अपने परिचितों को आप बताएं कि आपने वकालत संबंधित न्यायालय में प्रारंभ कर दी है और आपका ऑफिस न्यायालय परिसर के संबंधित स्थान पर है। आपके जान पहचान के लोग जब आपके पास किसी नोटिस का जवाब बनाने आए तो आप उसे ड्राफ्ट करें और स्वयं ही फाइलिंग करने का प्रयास करें। इससे आपको अनुभव प्राप्त होगा, साथ ही आपके पास जो व्यक्ति आए हैं उनका भी आप पर भरोसा कायम होगा। इसके साथ ही आपके आसपास के लोकल व्यवसायी और छोटे दुकानदार, रिटेलर से आप अपना परिचय, जान पहचान बढ़ाएं। यह आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि इन्हें आए दिन किसी न किसी विभाग से कोई ना कोई नोटिस ज़रूर मिलते रहता है और इन्हें इतनी फुर्सत नहीं होती कि अपनी दुकानदारी को छोड़कर ये लोग नोटिस का जवाब बनाने के लिए कोर्ट और वकील के चक्कर काटते रहें। ऐसे में आप इनके लिए नोटिस का जवाब, रेंट एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो इनका आप पर भरोसा बनता है और फिर आगे चलकर यही लोग आपके पास चेक बाउंस के मामले व अन्य मामले पहुंचाते रहते हैं।
या छोटे व्यवसायी अक्सर भरोसेमंद वकील की तलाश में रहते हैं और मुझे यह लगता है कि यह भरोसेमंद वकील आप भी हो सकते हैं। शुरुआती क्लाइंट कैसे मिले, तो इस श्रृंखला में मैं बात कर रहा हूँ कम्युनिटी और एनजीओ के बारे में। किसी कम्युनिटी और एनजीओ से जुड़ने पर आपकी अनुभव और पहचान दोनों बढ़ती है। किसी सोशल गैदरिंग में जरूर जाए और अपने परिचय के दौरान अपने नाम के आगे एडवोकेट संबोधन जरूर लगाए। यदि कभी किसी स्कूल, कॉलेज या सामुदायिक बैठक में कानून की जानकारी देने की बात हो और आपको अवसर मिले तो आप इसमें अपने भाषण या संबोधन जरूर दें। इससे दो बात होगी, पहले कि लोग आपको जानने लगेंगे और दूसरी कि आपकी झिझक इन बैठकों में बात करने से, भाषण देने से कम होगी। इससे आपका नेटवर्क बढ़ेगा और लोग आपसे निरंतर जुड़ते चले जाएंगे। अनेक बार ऐसे अवसर आते हैं जब सीनियर एडवोकेट किसी छोटे न्यायालय में छोटे केस में जाने से बचते हैं या फिर उनके पास इन कामों के लिए समय नहीं होता। ऐसी स्थिति में आप सीनियर से निवेदन करें कि वे आपके इन छोटे केस में पैरवी करने की अनुमति प्रदान करें। लेकिन यह तभी संभव है जब आप सीनियर को यह विश्वास हो जाए कि आप संबंधित केस को डील करने की काबिलियत रखते हैं। और साथ ही सीनियर की जो रेपुटेशन, जो सम्मान है, उसको बनाकर आप रखने वाले हैं। जब आप सीनियर के विश्वास पात्र बन जाते हैं तो अनेक वरिष्ठ अधिवक्ता आपके अपने छोटे केस देकर वकालत को एक गति प्रदान कर सकते हैं। इससे आपका रेफरल नेटवर्क बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और अन्य क्षेत्र और अन्य न्यायालय के लोग भी आपको जानने पहचानने लगेंगे। आप शुरुआत के पहले 6 से लगभग 12 महीने तक छोटे केस के काम सीखें। इसके बाद थोड़े बड़े काम जैसे फैमिली कोर्ट के मैटर पर ध्यान दीजिए और रेफरल पर ध्यान दें। हम बात करें शुरुआती क्लाइंट कैसे मिले इसके बारे में। आप जिस शहर में अपनी वकालत की प्रैक्टिस करते हो वहाँ के जिला न्यायालय, तहसील स्तर के न्यायालय में कार्यरत एडवोकेट, मुंशी से संपर्क, जान पहचान बनाकर रखें। यह आपके बहुत काम आने वाली है। बड़े कोर्ट के अधिवक्ता को अनेक बार छोटे न्यायालय से प्रतिलिपि विभाग से दस्तावेज निकालने होते हैं, कई बार चालान की कॉपी निकालनी होती है या कई बार संबंधित कंज्यूमर फोरम और न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करने होते हैं। तब वे भरोसेमंद वकील की तलाश करते हैं। ऐसे में आप इनके और यह आपके मददगार साबित हो सकते हैं। इसलिए रेफरल नेटवर्क बनाना बहुत आवश्यक है। अक्सर बड़े न्यायालय में काम करने वाले लोग वकील की तलाश में रहते हैं क्योंकि छोटे छोटे कार्य के लिए कोई लंबा समय देना नहीं चाहता और क्लाइंट भी इन अधिवक्ताओं की फीस वहन करने में सक्षम नहीं होते। तब आप ही एकमात्र विकल्प हो सकते हैं। केस हैंडलिंग और पेशेवर अप्रोच के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक नए एडवोकेट के लिए सबसे बड़ी सफलता केस को सही ढंग से हैंडल करने में है। कोर्ट से समन्वय बनाना और अपने क्लाइंट को केस के प्रति समय समय पर जानकारी देते रहना बहुत आवश्यक होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी व्यस्तताओं के कारण क्लाइंट को कोर्ट में पेशी पर बुला नहीं पाते या फिर उन्हें सूचना नहीं दे पाते, जो कि गलत है। आप ध्यान रखें, क्लाइंट को प्रत्येक पेशी पर नियमित रूप से कोर्ट में बुलाएं और उसके केस में क्या प्रक्रिया चल रही है उसे अवगत कराते रहें। यदि आप अपने क्लाइंट को उसके केस की प्रक्रियाओं से अवगत नहीं कराएंगे और यदि आप दुर्भाग्यवश जब आप केस हार जाओगे तो हार की पूरी जिम्मेदारी क्लाइंट आपको देगा। इसलिए क्लाइंट को यह भरोसा दिलवा दीजिए कि आप उसके केस में बहुत ईमानदारी से, बहुत गंभीरतापूर्वक कठोर मेहनत कर रहे हैं। फिर यदि आप केस हार भी जाओ तो क्लाइंट का आप पर जो भरोसा है वह कायम रहेगा। प्रत्येक केस से संबंधित दस्तावेज को उसी केस की फाइल में रखें। हम सभी जानते हैं कि दस्तावेज की वकालत में क्या अहमियत होती है। फाइल को व्यवस्थित रखें और हो सके तो उसमें फ्लैग लगाकर रखें ताकि दस्तावेज को ढूंढने में आपको परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो और आपका समय भी व्यर्थ ना जाए। कभी कभी न्यायालय में जज साहब को कोई दस्तावेज की मांग कर लेते हैं और ख़राब फाइलिंग की वजह से हम दस्तावेज को ढूंढते रहते हैं लेकिन वह दस्तावेज हमें नहीं मिलता, जबकि वास्तविकता यह होती है कि वह दस्तावेज उसी फाइल में लगा होता है।
आप देख रहे हैं इंडियन लीगल सपोर्ट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आपका सपोर्ट हमें और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता रहे। धन्यवाद। यदि आप अपने मोबाइल और लैपटॉप का सही उपयोग करना जानते हैं तब आप अपने केस के डेटा को अपने मोबाइल और लैपटॉप की ड्राइव में सेव करके रखें। एक्सेल शीट में सभी केस का संपूर्ण विवरण दर्ज करते रहें और इसके प्रिंट लेकर अपने केस में फाइल में संधारित करते रहें। याद रखिए, पेशेवर अप्रोच से ही क्लाइंट का भरोसा बनता है और यह आपके कुशल ऑफिस प्रबंधन का एक उदाहरण हो सकता है। विधि का व्यवसाय बहुत व्यापक और गहरा है। अनेक कानून और उनकी अलग अलग विधियाँ एडवोकेट की पहचान उसकी विशेषज्ञता से बनती है। एक अधिवक्ता को हर समय अपडेट रहना होता है। उसे माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट के निर्णयों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नए कानून के बारे में भी आपको पढ़ते रहना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि एक या दो क्षेत्र आप ऐसे चुनें जो आपके इंटरेस्ट के हो, चाहे फिर वो फैमिली लॉ हो, क्रिमिनल लॉ हो, सिविल लॉ आदि हो, और इसमें अपने ज्ञान को आप निरंतर बढ़ाते रहें। हालांकि जब कोर्ट में एक अधिवक्ता के रूप में आप काम करते हैं तब आपके पास सभी तरह के क्लाइंट आते हैं और आप किसी क्लाइंट को यह कहकर मना नहीं कर सकते कि आपकी संबंधित केस में विशेषज्ञता नहीं है या फिर आपका इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी मेरा यह मानना है कि आप कोई एक विषय, कोई एक क्षेत्र ऐसा चुनें, फिर चाहे वह चेक बाउंस के मामले हो, सिविल और क्रिमिनल मामले हो, जिसमें आप पूरे 360 डिग्री पर रोटेट कर सको। एक क्षेत्र में एक्सपर्ट बनने से क्लाइंट आपको खोजेंगे और आप पर भरोसा करेंगे। सोशल मीडिया पर आप ब्लॉग लिखें और जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं उनके सवालों का आप निरंतर जवाब देते रहें, उनकी जिज्ञासाओं का भी आप समाधान करते रहें। नए कानून और चर्चित जजमेंट को आप अपने ब्लॉग में लिखकर कम समय में ही लोकप्रियता अर्जित कर सकते हैं। हम बात करें डिजिटल प्रेजेंस और मार्केटिंग की। आज डिजिटल दुनिया में अगर आपकी मौजूदगी नहीं है तो आपको क्लाइंट ढूंढने में और क्लाइंट को आपको ढूंढने में बहुत मुश्किल होने वाली है। यदि किसी दूरस्थ व्यक्ति को जो कि किसी दूसरे राज्य या शहर में रहता है उसे जबलपुर या किसी अन्य न्यायालय के अधिवक्ता के बारे में जानना है या संपर्क करना है तो वह सबसे पहले वेबसाइट या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्च करने लगता है। और यदि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो तो वकालत में गति आ जाती है। संबंधित व्यक्ति को आपके ढूंढने में बहुत आसानी हो जाती है। आपका नेटवर्क तेज़ी से बढ़ने लगता है। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग आप मनोरंजन के लिए कर रहे हो तो मेरा आपसे यही सुझाव है, यही विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि आप अपने प्रोफेशनल का प्रचार करो। आप कुछ ऐसा कंटेंट बनाओ जिससे लोग भी आपको देखें और आपकी बात सुने और ज़रूरत पड़ने पर आपसे कानूनी सलाह ले। लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर आप अपने पिक्स को प्रोफेशनल लुक देकर रखें। आप एक अधिवक्ता हो और यह नोबेल प्रोफेशन माना जाता है, इसलिए इसकी गरिमा को, इसके महत्व को आप जरूर समझें। वेबसाइट और ब्लॉग लिखकर आप अपने छोटे शॉर्ट वीडियो डालें, लेकिन ध्यान रहे अपनी मर्यादा में रहकर ही आप काम करें। अधिवक्ता की या विधि व्यवसाय की छवि खराब ना हो, इसका आप विशेष ध्यान रखें। अपने दर्शकों को कानूनी टिप्स दें और कभी कभी लाइव भी आप अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए। इससे क्लाइंट को आपसे रूबरू होने का मौका मिलेगा और क्लाइंट की विश्वसनीयता आपके प्रति और अधिक बढ़ेगी। डिजिटल प्रेजेंस और मार्केटिंग में हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन रेफरल प्लेटफॉर्म की। लाराटो, जस्ट डायल, वकील सर्च पर अपने प्रोफाइल बनाएं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर शॉर्ट वीडियो आप सेंड करके भी अपनी लोकप्रियता और अपनी पहचान बहुत कम समय में स्थापित कर सकते हैं। वकालत में सफलता के फार्मूले हैं,
लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सक्सेस होने का जो फार्मूला है वो बहुत आसान है। चलिए उसको समझते हैं। डिजिटल प्रेजेंस प्लस रेफरल नेटवर्क इजिकल टू क्लाइंट का स्थायी स्रोत। इस फार्मूले के तहत आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर अपनी लोकप्रियता को बहुत जल्दी बढ़ा सकते हैं। मानसिक तैयारी और मोटिवेशन के विषय में हम बात कर रहे हैं। नए एडवोकेट के लिए वकालत के शुरुआती साल बहुत आसान नहीं होते। क्लाइंट कम मिल सकते हैं, इनकम बहुत कम या नहीं के बराबर हो सकती है। इसलिए आप इस प्रोफेशन में आए हो तो बहुत धैर्य रखें। छोटे केस जो आपके पास आ रहे हैं उनको सीखने का अवसर समझें। आप यह समझें कि क्लाइंट ने आप पर बहुत बड़ा भरोसा किया है, बहुत बड़ा उपकार किया है, क्योंकि आप तो नए हैं, कभी आपने केस लड़ा नहीं है, नहीं न्यायालय का आपको तो किसी केस का तजुर्बा है। ऐसे केस की आपको समझ नहीं है या समझ है तो बहुत कम है। ऐसी स्थिति में भी क्लाइंट आपको अपना केस पैरवी करने के लिए दे रहा है और ऊपर से आपको फीस भी दे रहा है। यह आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है और आप इस बात को बहुत सकारात्मक रूप से ले, लगातार मेहनत और पेशेवर अप्रोच बनाकर रखें। याद रखिए, हर बड़ा एडवोकेट छोटे कदमों से ही बना है और आप भी बड़े एडवोकेट बन सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ मेरे बोलने से या मेरे कहने से नहीं होगा। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि बड़ा वकील बनने के लिए आपको निरंतर मेहनत करते रहना बहुत आवश्यक है। जो क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं उनके केस में मेहनत करके उनको उनकी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम देने का प्रयास करें। अपने क्लाइंट से प्रोफेशनल की तरह पेश आना सीखें। कोर्ट में क्लाइंट के साथ भाईबंदी न निभाए। उसके द्वारा आपके दिए गए मीठे संबोधन से आप खुश होकर ही उसका काम न करें। याद रखें, मेहनत, प्रोफेशनलिज्म और नेटवर्किंग, यही 3 चीज़ें आपको वकालत में सफलता दिलाएगी। जीवन में सफलता प्राप्ति के अनेक मंत्र होते हैं। ऐसे ही वकालत में सफल होने के भी अनेक मंत्र हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 5 जरूरी मंत्रों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि वकालत में आपको सफल होने में बहुत मददगार सिद्ध होंगे। हम बात कर रहे हैं नए एडवोकेट के लिए 5 मंत्रों की और सबसे पहला मंत्र है, कोर्ट रूम में जज साहब से कभी बहस मत कीजिए, बल्कि अपनी बात को आप विनम्रता के साथ सटीक कहने की आदत डालिए। हम बात कर रहे हैं वकालत में सफलता प्राप्ति के दूसरे मंत्र के बारे में। चाहे सिविल मामले हो या क्रिमिनल मामले, केस को खुद से आप ड्राफ्ट करना सीख लीजिए, क्योंकि यह बहुत मेहनत का काम है और यह ड्राफ्टिंग आपको आ गई तो फिर वकालत में सफलता प्राप्त करने में आपको बहुत आसानी होने वाली है। नए एडवोकेट के लिए जिन 5 मंत्रों की हम बात कर रहे हैं उसमें अब हम बात करेंगे तीसरे मंत्र के बारे में। अगर केस पूरी तरह आपने पढ़ा ना हो, केस की तैयारी ना हुई हो, तो जज साहब से अगली तारीख मांग लो, लेकिन आप झूठ मत बोलो। अब हम बात करेंगे वकालत में सफलता प्राप्ति के चौथे मंत्र के बारे में और यह चौथा मंत्र है, हर केस को ऐसे पढ़ो जैसे यह केस सुप्रीम कोर्ट में चलने वाला हो। यानी हर केस को आप बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से और बार बार पढ़ो। इससे आपको यह फ़ायदा होगा कि केस की जो बारीकियां है वो आपको पता चलेगी और केस की जो कमियां हैं उसके बारे में आपकी एक गहरी समझ बनेगी जो आपके बहुत काम आएगी। अब हम बात करेंगे नए एडवोकेट के लिए सफलता प्राप्ति के जो 5 मंत्र हैं उसमें सबसे आखिरी मंत्र यानी 5वें मंत्र के बारे में। और यह मंत्र है, केस छोटा हो या बड़ा, तैयारी कभी छोटी मत कीजिए। आपकी एक पेशी पर किसी की ज़िंदगी टिकी हो सकती है, इसलिए आप कभी कोई लापरवाही, कभी कोई कोताही मत बरतिए। पूरे लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ पूरी मेहनत कीजिए और मुझे यह विश्वास है कि आप वकालत में जब इन मंत्रों को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से सफलता अर्जित करेंगे।
इस वीडियो में हमने अभी तक यह जाना प्रोफेशनल सेटअप के बारे में कि किस तरह से आप न्यायालय परिसर में अपना ऑफिस, अपनी बैठक व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। शुरुआती क्लाइंट के बारे में हमने जानने का प्रयास किया। केस हैंडलिंग और पेशेवर अप्रोच क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। विशेषज्ञता और बिग मार्केट के बारे में हमने चर्चा की है। डिजिटल प्रेजेंस, मार्केटिंग और मानसिक तैयारी और मोटिवेशन के बारे में भी हमने बड़ी विस्तृत और गंभीर चर्चा की है। तो हम बात कर रहे हैं कि हमने अभी तक इस सेगमेंट में क्या क्या जाना। कोर्ट रूम में जज साहब से आप बहस मत करिए, क्योंकि यह आपको वकालत में बहुत भारी पड़ सकती है। केस को ड्राफ्ट करना आप सीख लीजिए। वकालत का एक सबसे बड़ा पहलू यह भी है कि यदि आप केस को ड्राफ्ट करना सीख जाते हैं तो वकालत करना बड़ा आसान होता है। जज साहब से आप झूठ मत बोलिए यदि आपकी केस की तैयारी नहीं हो, क्योंकि वो आपका झूठ पकड़ लेते हैं और हर केस को ऐसे पढ़िए जैसे वो केस सुप्रीम कोर्ट में चलने वाला हो, और अंत में केस छोटा हो या बड़ा आप उसको बहुत लाइटली मत लीजिए। अगर आप इन स्टेप्स को सही तरह से अपनाएंगे जो कि मैंने आपको अभी बताया है, तो मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही आपको पहला क्लाइंट मिलेगा और कम समय में ही आप उस कोर्ट में जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी अच्छी पहचान बना सकते हैं। धन्यवाद, और कोर्ट में आपको सफलता मिले ऐसी हमारी शुभकामनाएं। हमारे नए वीडियो को देखने के लिए तब तक आप इंतज़ार कीजिए और जल्दी मिलते हैं। आप देख रहे हैं इंडियन लीगल सपोर्ट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और आपका सपोर्ट हमें और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता रहे। धन्यवाद।